गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं अपन क्लास 11 जोग्राफी सब्जेक्ट जोग्राफी के अंदर लेसन नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। 11th क्लास जोग्राफी के अंदर सेकंड लेसन प्रारंभ हो गया है। प्रथम लेसन के मैंने 4 वीडियो आपको डाल दिया है। अब लेसन नंबर सेकंड का जो अपने पास लेसन है उसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व कैसे आया, कौन कौन सी परिकल्पनाएं किस किस प्रकार के विद्वानों ने प्रस्तुत की। ये बात जानने के लिए आपको भी एक बार इस पाठ की रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद में आपको पता चल जाएगा जो मैं बताना चाहता हूँ समझ में आएगा, लेकिन पहले इस पाठ में रीडिंग करना आपको समझ में आएगा। देखिए, उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धांत हुए, अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। फिर भी हम कुछ मेन परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पहली कल्पना देखी, इसके बारे में अनेक दार्शनिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। अनेक कल्पना प्रस्तुत की है और इसमें से मुख्य जो परिकल्पना है वो परिकल्पना है जर्मन विद्वान इमैनुअल की। मुख्य परिकल्पना यानी जो सबसे पहले परिकल्पना आई और मुख्य परिकल्पना के रूप में जान सकते हैं अपन, वो पहली कल्पना अपने पास है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के जो विद्वान हैं वो कहाँ के, जर्मन के विद्वान हैं। उन्होंने सब इनकी परिकल्पना को सबसे महत्वपूर्ण कल्पना के रूप में माना गया है और इसलिए इमैनुअल कांट को इस कल्पना का महत्व दिया गया और सभी दोनों की प्रक्रियाओं में संशोधन भी किया। इसे देखते हैं 1796 ईस्वी के अंदर लाप्लास ने पहली बार जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना थी उसमें संशोधन किया। कभी प्रश्न जाता है इमैनुअल कांट की परिकल्पना में किसने संशोधन किया और कब किया, तो लाप्लास नाम के विद्वान ने 1796 में इस संशोधन किया था। अगला अपने पास है इस परिकल्पना के अनुसार घरों का निर्माण घूमते हुए पदार्थ बादल से हुआ। ये बताते हैं कि घरों और उपग्रह, आप नाम सुना होगा 8th क्लास से लेकर 6, 7, 8 में ग्रह उपग्रह आते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं, पहले पढ़ना पड़ेगा, बनता है, पहले ये जान लें अपन। अगर कोई धातु सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं और कोई पदार्थ सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के जो चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। सीधी साधे सी बात के अंदर अपनी जान सकते हैं। तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण घूमते हुए, ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर एक घूमता हुआ बादल था जो कि सूर्य था। उस सूर्य के घूमता बादल से हुआ जो कि सूर्य की मुख्य अवस्था में था, यह सूर्य की मुख्य अवस्था में था। इस बादल के पास से कोई पदार्थ गुजरा जिसका आकार सिगारनुमा था और ये सिगारनुमा आकार इसके बाद आते टूट गया और सूर्य के चक्कर में निकाल लग गया, तो उसे ग्रह का निर्माण हुआ, ऐसा परिकल्पना में कहा गया है। तो बादल से हुआ जो कि सूर्य की युवावस्था में था। चौथा है 1900 में चमरलैंड और मोल्टन नाम विद्वान ने कहा कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य है जिसके नज़दीक से गुजरने से द्वारा एक ग्रह का निर्माण हुआ, और ये ग्रह जिसका आकार था सिगारनुमा। कैसा आकार था, सिगार, जिसके ऊपर सिगार डाल के पीते हैं। आगे वाला भाग चौड़ा था, पिछड़ा भाग एक लंबी डंडिका के रूप में विद्यमान था। तो आगे वाला जो भाग था वो टूट गया और वो सूर्य के चारों चक्कर लगाने लग गया, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो एक ग्रह के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी एक ग्रह है तो इस ग्रह के रूप में जानी जाती है। ये 4 परिणामों की विशेषता अपने पास पहले अनेक दार्शनिकों ने दी है। फिर इमैनुअल कांट की सबसे पहले परिभाषा आई, उसके बाद में 1796 के अंदर लाप्लास ने संशोधन किया। तब हमें पता चला कि पृथ्वी का निर्माण एक घूमते हुए बादल के रूप में हुआ जो कि सूर्य की युवावस्था में था, और इसके पास एक तारा गुजरा जिसकी आकृति सिगारनुमा थी, और उस बार टूटने से इसी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ऐसा
ऐसा मानते हैं। तो ये अपने पास आ गया। अब देखिए प्रतीक की उत्पत्ति के बारे में पहले समर्थन किसने दिया? पहला समर्थन दिया अपने पास सर जेम्स जीन्स ने। पहला समर्थन किसने दिया? इन परिभाषाओं को देखते हुए पहला समर्थन दिया सर जेम्स जीन्स ने पहला इस परिकल्पना को समर्थन दिया। दूसरा समर्थन देने वाले विद्वान थे सर हेरोल्ड जेफरी। ने इन दोनों विद्वानों ने इन परिकल्पनाओं को पढ़ा और इनका समर्थन किया कि वास्तव में ग्रहों का निर्माण इस प्रकार हुआ होगा। ये परिकल्पनाएं में ऐसा कहा है जो आकृति से गार के रूप में थी, जिसे प्रत्युत्पत्ति हुई है, वो प्रत्युत्पत्ति इस प्रकार हुई होगी। ऐसे का समर्थन करने वाले दो विद्वान थे सर जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी। इन दोनों को याद रखें। मैनुअल कांट की परिकल्पना को समर्थन देने वाले दो विद्वान कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया सर जेम्स जीन्स, दूसरा हो गया सर हेरोल्ड जेफरी। सर हेरोल्ड जेफरी नाम के दो विद्वान थे जिन्होंने इन परिकल्पनाओं को समर्थन दिया। अब तीसरा बड़ा जाता है द्वैत तारक सिद्धांत। द्वैत तारक सिद्धांत क्या है? तो द्वैत तारक सिद्धांत का मतलब होता है कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक तारा और था जो भ्रमण कर रहा था। तो दो तारों की विद्वानता मानी गई है। या ब्रह्मांड में दो तारे थे जो ब्रह्मांड के रूप में घूम रहे थे, जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो दो तारों को मत मानते हुए अगर प्रत्येक उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं, परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, तो वो द्वैत तारक सिद्धांत के नाम से जानी जाएगी। किस जानी जाएगी? द्वैत तारक सिद्धांत मानी जाएगी। सूर्य ब्रह्मांड के अंदर सूर्य के अलावा एक तारा और माना जाता है और दोनों का वर्णन किया जाता है, तो द्वैत तारक सिद्धांत के रूप में जाने जाएगी। ऐसे को बोलते हैं द्वैत तारक सिद्धांत। क्या बोलते हैं उसको? द्वैत तारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला अपना आ जाएगा 1950। कब आ जाएगा? 1950 में जर्मन विद्वान, 1950 के अंदर क्या है, जर्मन विद्वान ऑटो सिमंड और कार्ल वाइजर्सर, इन दोनों विद्वानों ने समर्थन, दोनों ने क्या किया? निहारिका परिक्रमा का संशोधन किया है। निहारिका परिक्रमा क्या है जो आगे पढ़ चलेंगे पता चलेगा। लेकिन इन दोनों विद्वानों ने निहारिका परिक्रमा का संशोधन करने वाले दो विद्वान थे ऑटो सिमंड और कार्ल वाइजर्सर नाम विद्वान, जिन्होंने निहारिका परिक्रमा में संशोधन की कोशिश की है और संशोधन किया है। साथ में हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ परिक्रमा इस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। तो ये हमारे पास रहेगा पहला टॉपिक, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन कि पृथ्वी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक दार्शनिकों ने अपने अपने मत समर्थन प्रस्तुत किए हैं। कई परिकल्पना प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से जर्मन विद्वान मैनुअल कांट की परिकल्पना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जब मैनुअल कांट की परिकल्पना को पढ़ा गया, समझा गया, तो 1796 के अंदर लाप्लास नामक विद्वान ने इस परिकल्पना का अध्ययन किया और इसने संरचना में कुछ संशोधन भी किए और संशोधन करते हुए कहा कि इस ब्रह्मांड के अंदर एक घूमता हुआ जो बादल था जिससे ही ग्रहों की और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और ये बादल को माना गया है सूर्य, जो कि एक युवावस्था में था। युवावस्था होने के कारण इससे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो 1900 के अंदर चिम्बरमैन और मोल्टन ने बताया कि ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। ब्रह्मणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा और गुजरने के कारण उसके तारे का जो आकार था वो सिगार नुमा था। सिगार कैसी होती है मैं आप बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार का था। इस प्रकार के आकार का था, जिसको बोलते हैं शिकार
ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और चक्कर लगाने से इसका ये भाग टूट गया और चक्कर लगाते हुए पाया गया, चक्कर लगाते ये इससे पृथ्वी को उत्पत्ति। इस प्रकार आकर्षण, ऐसे दार्शनिक कहते हैं कि शिकार का आगे वाला भाग टूट गया और इससे ही पृथ्वी की उत्पत्ति को माना गया है। इसके बाद देखते हैं इन सिद्धांतों की पहली बार समर्थन देने वाले विद्वान कौन थे। इन दार्शनिकों को पहली बार समर्थन देने वाले दो विद्वान थे, सर जेम्स जीन्स ने और दूसरे थे सर हेरोल्ड जेफरी। इन दोनों ने सबसे पहले इस परिकल्पना को समर्थन दिया कि ठीक है, ये परिकल्पना बिल्कुल सही है, इसी प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति भी होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर सूर्य के तारे के साथ एक अन्य तारे की भी मानते हैं, अगर मानते हैं दो तारे हो सकते हैं, अगर दो तारों को मानकर हम पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में विकास की परिकल्पना बनाते हैं तो उस सिद्धांत को द्वैतारी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। द्वैतारी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और ये सिद्धांत भी काफ़ी प्रमुख रहा, जिसमें सर जेम्स जीन्स का और हेरोल्ड जेफरी का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। इन्होंने द्वैतारी सिद्धांत की स्थापना की और 1950 में जर्मन विद्वान ओटो शिमल्ट और कार्ल वाइजर्सर ने निहारिका परिकल्पना की स्थिति को स्पष्ट किया, उसमें संशोधन किया और एक नई कल्पना को प्रस्तुत किया निहारिका परिकल्पना के माध्यम से कि निहारिकाएँ क्या होती है, किस प्रकार से अपना कार्य करती है। और ये देने वाले 1950 के अंदर जर्मन विद्वान। तो हमारे पास पहला पॉइंट हो जाता है पृथ्वी उत्पत्ति के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से थे। तो विद्वान मैनुअल कांट थे, लाप्लास, चैम्बरलेन और मोल्टन। इधर बनवाया गया सर जेम्स जीन्स, सर हेरोल्ड जेफरी और ओटो शिमल्ट, कार्ल वाइजर्सर। ये प्रमुख विद्वान ने मिलकर हमारी पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में बताया है, जिनकी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से आपको सिर्फ याद रखना है मैनुअल कांट की परिकल्पना सबसे महत्वपूर्ण क्या मानी गई है, सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना मानी गई है। हम इसके अनुसार ही अपना कार्य निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद विकास, अब धीरे धीरे पृथ्वी का विकास हुआ और जो भाग शिकार को जो भाग वाला भाग टूटा था उससे तो पृथ्वी का निर्माण हो गया और जो पिछड़ भाग के कई टुकड़े हो गए थे, जो असंख्य टुकड़े हुए वो पृथ्वी की ओर चक्कर लगाने लगे, जिनमें सबसे बड़ा चंद्रमा जो सूर्य का पृथ्वी का उपग्रह है। और इस प्रकार तारों का निर्माण हुआ और इस प्रकार पृथ्वी के कुछ भागों का निर्माण हुआ है। आगे वाले पॉइंट में देखेंगे अपन कि किस प्रकार से संशोधन के प्रमाण कौन कौन सिद्धांत अपनाता है। तो हमारे पास एक गुब्बारा लेते हैं, क्या लेते हैं, गुब्बारा लेते हैं। अपन एक अब कैसे जाने पृथ्वी में ही असंख्य तारे किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तारे छोटे दिखाई देते हैं और कुछ चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। तारे को पृथ्वी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, किस दिखाई देती है। तो हम एक लेंगे गुब्बारा, लेंगे जिसमें हवा बढ़ने से पहले डॉट लगा देंगे। जैसे गुब्बारा लेगा डॉट लगा, ऐसे डॉट लगा देंगे गुब्बारा को बिना बुलाए डॉट गुब्बारा लगा देंगे और फिर डॉट लगाने के बाद में हम इसमें हवा भरेंगे तो इसका हवा बढ़ते ही जब इसे फोका होगी तो इनके बीच में दूरियाँ हो जाएगी, इनके बीच में क्या हो जाएगी, दूरियाँ हो जाएगी। वो इसी दूरियों के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसका अपन अंदाजा लगाएंगे कि पृथ्वी के अंदर जो ग्रह और उपग्रह बने वो किस प्रकार ब्रह्मांड के चारों तरफ फैल गए हैं। पहले एक झुंड ग्रुप में शिकार करते थे, अब बिखरने के बाद आपस में बिखर गए हैं, अपन दूरियाँ बढ़ गई हैं, जिनमें कुछ चीज़ें कार्य छोटे दिखाई देते हैं, कुछ भाग बड़े दिखाई देते हैं। इस गुब्बारे के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से इसको समझ सकते हैं।
जो आप एक बार इस गुब्बारे वाले प्रयोग को पढ़ना है, किस प्रकार से गुब्बारे के माध्यम से हम इसको डिवाइड करके आगे से बढ़ाया जा सकता है।